जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि हम सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल है, जिस वैकेंसी का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो वैकेंसी आ चुकी है और हम सभी के लिए खुशी की बात है। लेकिन कई बहुत से लोग इससे परेशान भी है, क्योंकि ओवर एज की वजह से काफी लोग इसका एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इसमें एज रखी गई है वो 18 से 22 ईयर के बीच रखी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है हिताश होने का, क्योंकि जो एग्जाम है वो हमारा 11 फरवरी की डेट भी दे दी गई है। बहुत कम टाइम हमें तैयारी के लिए मिला है, तो काफी कम समय में ही हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, अपना एग्जाम भी क्लियर करना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो देखिए, परेशान होने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सभी को पता था कि वैकेंसी आएगी और आपके चुनाव से पहले ही वैकेंसी आनी है। टाइम कम दिया गया है, टाइम कम दिया गया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करनी होगी। देखिए, टाइम कम दिया गया है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो एकदम अधिकारी, कोई भी अधिकारी होता है, वो भी तो आपको एकदम से कोई काम दे देता है, तो वो भी तो आपको करना होता है। ठीक वही ये सिचुएशन है। अगर हमारे पास एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम हमारा 11 फरवरी को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम डेट जो बताई जा रही है वो 11 फरवरी बताई जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो देखिए, घबराना नहीं है। हम इसी समय में अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर हम हिंदी की बात करें तो आप 38% देखेंगे अपने हिंदी में, और इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा ना आपको यहीं से आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी और आपको यहीं से ही आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होगा बिल्कुल। और वो आज का सेशन जब हम करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। बाकी देखिए, आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी अब आ चुकी है तो एग्जाम तो देना ही होगा, और हम सब देंगे भी, बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। तो एक बार ऐसे ही संसद में जब आदित्यनाथ योगी जो हमारे सीएम हैं वो थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। तो मैं एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले वो बात आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब हमें करना है तो करना है, फिर सोचना क्या, देखना क्या क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो, अगर आपकी दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो, अगर आपकी दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो, तो कोई ऐसी राह नहीं है जो लक्ष्य तक ना जाती हो। तो कोई ऐसी राह नहीं है जो लक्ष्य तक ना जाती हो। सब पॉसिबल होगा, लेकिन दोस्त आप एक बार ठान के बैठिए तो सही, सब हासिल भी होगा। आप मुश्किलों से लड़िए तो सही। बिल्कुल इसी के साथ हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, दोस्त मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के प्रैक्टिस सेट से ना आपको बहुत सारा हिंदी का, मैं बोलती हूँ अगर 100% हिंदी है ना, तो 20% आज के जो प्रैक्टिस सेट है आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आप उसी प्रैक्टिस के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट अपना कैसे क्लियर करेंगे। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये है आपकी क्लास का आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, मामा जी घर जा रहे होंगे में काल होगा। मामा जी घर जा रहे होंगे में कौन सा काल होगा? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, या संभाव्य भविष्य काल, या फिर संभाव्य भविष्य काल। अच्छा, ये सी और डी ऑप्शन आपको एक साथ दे गए हैं। सी और डी में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, जो भी आपको ऑप्शन है आप सिर्फ वो बताइए। देखिए, मामा जी घर जा रहे होंगे तो बिल्कुल हमारा भविष्य काल है। मामा जी घर जा रहे होंगे हमारा भविष्य काल है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में हो, आगे आने वाले टाइम में पता चले ना कि वो कार्य आने वाले टाइम में होगा, तो वो हमारा भविष्य काल होता है। और काल को हम जानते हैं, हमारे 3 प्रकार का काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आने वाले जिस क्रिया का वह जो रूप होता है जो आने वाले समय को प्रतीत करे, वो हमारा भविष्य काल होता है। सॉरी। अच्छा, मामा जी घर जा रहे होंगे, मामा जी घर गए तो नहीं है, या बिल्कुल कंफर्मेशन तो नहीं है कि मामा जी घर जा चुके होंगे या जा ही रहे होंगे, तो इसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल होता है ये।
जिसमें संभावना दर्शाई जाती है। और हम अपने भविष्य काल की बात करें तो हमारा भविष्य काल होता है वो कितने प्रकार का होता है? भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सामान्य, जिसे हम सामान्य भविष्य काल बोलते हैं। अब ये सामान्य भविष्य काल क्या होगा? सामान्य भविष्य काल सिंपल होता है, शाम पत्र लिखेगा। क्या? शाम पत्र लिखेगा। शाम क्या करेगा? शाम पत्र लिखेगा, जिसमें सिंपल आपके गागी आ जाए और जो सिंपल टेंस हो, साधारण हो, वो हमारा सामान्य भविष्य काल कहलाता है। इसका दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा संभाव्य भविष्य। अच्छा, इसमें सी और डी दोनों ही ऑप्शन होंगे। कभी आपको लगे कि सी है, कि दोनों ऑप्शन में वही कहा गया है, इसलिए सी और डी दोनों ऑप्शन होंगे। जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो हमारा संभाव्य भविष्य काल होता है, जिसमें किसी कार्य की होने की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे शायद 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 वह बाजार जाए। शायद वह बाजार जाए। शायद वह बाजार जाए, इसमें गा घी के से कोई मतलब नहीं होता है। वह शायद वह बाजार जाए। संभव है, संभव है वह पत्र लिखेगा। संभव है कि वह पत्र लिखेगा। तो एक तरीके से सिर्फ संभावना होती है कि वह कार्य हो सकता है या नहीं, लेकिन पक्का नहीं होता है कि वह कार्य होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा संभाव्य काल, जिसमें हमें शायद वह कार्य हो जाए, संभव है कि वह कुछ कर ले, तो जिसमें संभावना होती है। और तीसरा जो टाइप होता है वो हमारा होता है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद। अभी हेतु हेतु मद भविष्य काल क्या होता है? इसमें एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। कैसे? पहले समझिए, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद मतलब आपका एक कार्य आपके दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा कि वो कार्य कैसे होगा। जैसे देखिए, वह आए, वह आए तो, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। अच्छा, वह आए तो मैं जाऊंगा, यानी कि दूसरा कार्य है वो किस पे निर्भर कर रहा है? पहले वाले कार्य पे। मतलब अगर मुझे जाना होगा तो पहले उसे आना होगा, यानी कि आपका एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। वैसे ही दूसरे उदाहरण देखते हैं। अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल यूपी पुलिस में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप आज मेहनत करोगे तो आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन होना किस पर निर्भर कर रहा है? आपकी आज की मेहनत पे। आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन किस पर निर्भर कर रहा है? आपकी आज की मेहनत पे। तो वही होता है हमारा हेतु हेतुमंद भविष्य काल। क्लियर है? हमने भविष्य काल पढ़ा। भविष्य काल हमने 3 टाइप का पढ़ा। सामान्य भविष्य काल, जिसमें हमारा सामान्य वाक्य होता है, सामान्य हमें बताया जाता है। दूसरा होता है हमारा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा होता है हमारा हेतु हेतुमंद भविष्य काल, जिसका एक कार्य जो होता है वो दूसरे कार्य पर निर्भर होता है होने के लिए। ठीक है, और बाकी वर्तमान और भूतकाल हम आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें देखेंगे कि वो क्या होते हैं। बाकी आप भविष्य काल में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट है भविष्य काल का। क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है कि कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ है, कौन है, जो है, या फिर आपका। संबंधवाचक की बात हो रही है तो बिल्कुल जो आपका संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्वनाम जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वह होता है जो आपकी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे देखते हैं? मान लीजिए राम, राम अच्छा है। क्या है? राम, राम अच्छा है। ठीक है, और वह अच्छा है, वह अच्छा है। राम अच्छा है और वह भी अच्छा है। ठीक है, दोनों वाक्यों का मीनिंग एक ही है, लेकिन राम, यहाँ पे जो राम प्रयुक्त किया गया है वो क्या है? वो हमारा संज्ञा है। अच्छा, जिसे हम संज्ञा बोलते हैं, असलियत ये है
कि वह संज्ञा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये संज्ञा होता है। अब ये क्या होता है, देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, आगे पे ज्ञानी जो होता है हमारा, तो इसका संधि विच्छेद आपका जय और अय्या होता है। आपका जो आगे का संधि विच्छेद होता है वो जय और अय्या होता है, तो इसलिए इसे जया बोला जाना चाहिए। लेकिन संज्ञा कोई भी नहीं बोलता है, सब संज्ञा ही बोलते हैं। ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए था, ठीक है। अभी राम हमारा संज्ञा है, लेकिन हमने उसके स्थान पे जो प्रयोग किया है वो क्या है, वह है, यानी कि ये हमारा सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसे हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द को प्रयोग करते हैं वह हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो आपको सर्वनाम आई होप समझ में आया होगा। राम अच्छा है, तो राम क्या है, संज्ञा है, उसके स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया, तो वह हमारा क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाया। अच्छा, आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। यदि आपसे कुल सर्वनाम पूछता है, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो बताएंगे सभी कितने होते हैं कुल सर्वनाम। कुल सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों, वो आपके 11 होते हैं। रट लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यूपीएसआई में आपका पूछा गया था कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। उनके बारे में विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपके अभी इतना ही याद रखिए, जो आपके कुल सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम के भेद होते हैं, यानी कि उसके प्रकार। अगर उसके सर्वनाम के भेद की बात करता है तो टोटल आपके 6 प्रकार होते हैं आपके सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो होता है आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सबसे पहला आपका पुरुषवाचक होता है, और पुरुषवाचक आपके 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों के बारे में हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि सर्वनाम का जो पहला रूप होता है वो पुरुषवाचक होता है, और उसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और पहला ये हो गया, और दूसरा होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। और फोर्थ होता है आपका प्रश्नवाचक, इसमें आपसे आप प्रश्न पूछेगा, कौन, क्या, कैसे। फिफ्थ होता है आपका संबंधवाचक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या है। और अंतिम जो आपका होता है वो होता है निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। आपके 6 टाइप होते हैं। तो प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं कि जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद संबंधवाचक, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो संबंध बताए, जैसे जैसा भेष, सॉरी जैसा देश वैसा भेष। जैसे का संबंध किससे बताया जा रहा है, वैसे से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी और उसकी का संबंध बताया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें संबंध जो स्थापित करे वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक, निजवाचक जिसमें कार्य स्वयं किया जाए, मतलब मैं खुद से सफाई कर लूंगा, मैं खुद से सफाई कर लूंगी, मैं स्वयं से पत्र लिख दूंगी। तो इसमें ये सब आपके निजवाचक, जो कार्य स्वयं कर दे, खुद से कर ले, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, सर्वनाम को जाना, सर्वनाम कैसे हमने प्रयुक्त किया है संज्ञा के स्थान पे वो आपको बताया। उसके हमने, अगर आपसे कुल सर्वनाम आपसे पूछ रहा है तो कुल सर्वनाम केवल 11 होते हैं, उनके बारे में हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में जानेंगे कि वो 11 कौन कौन से होते हैं। हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 के 6 आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो ये था कि संबंधवाचक सर्वनाम हमें बताना था, जो कि जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य है। माला चित्र बनाती है और वाक्य में हमें वाच्य बताना है, क्या है। अच्छा, ये जो वाच्य है, वाच्य में अभी हम यही जो वाच्य दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक
स्पेशल क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको वाच्य का पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगी। फिलहाल देखते हैं कि माला चित्र बनाती है तो इसमें कौन सा वाच्य है, वाक्य में बताना है हमें कौन सा वाच्य है। तो पहला है कीर्तन, कर्म, भाव या फिर ये सभी। बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त कि कौन सा होगा बिल्कुल सही। देखिए, माला चित्र बनाती है तो कीर्तन जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो वाच्य प्रयोग किया जा रहा है वो हमारा कीर्तन प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। और कर्म के भाव से जब जो कर्म है वो हमें कर्म वाच्य प्रदान करता है, भाव वाच्य जो है वो हमें भाव वाच्य प्रदान करता है। ठीक है। कर्म, कर्म को देखते हैं। कर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि रोगी को दवाई दी गई। रोगी को दवाई दी गई। क्या हमारा सिंपल वाक्य है। तो रोगी को दवाई दी गई, इसमें कर्ता से कोई मतलब नहीं है। दवाई दी गई है तो क्या है, दवाई दी गई है अर्थात वह कर्म है। दवाई दी गई है अर्थात वह कर्म है। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कर्म का कि रोगी को दवाई दी गई, तो हमारा दवाई है वो कर्म है, बाकी हमारा कर्ता से वहां पे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही भाव, भाव के बारे में आपने देखा होगा कि मोस्टली सब यह बताते हैं कि समर्थ, अगर समर्थ है तो भाव की भावना स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन भाव जो है वो समर्थ और असमर्थता दोनों प्रकट करता है। कैसे करता है देखिए, समर्थ भाव वो कैसे प्रकट करेगा कि आ, मुझे मुझे हंसना पसंद है, मुझे हंसना आता है, मुझे हंसना आता है, मुझे हंसना आता है। ठीक है। और अभी इसी को असमर्थता में बात करें हम, इसी का असमर्थता का जो रूप होता है, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता। या आप इसे ऐसे करिए, मुझसे आप लिखिए हंसा, हंसा जाता है। अब देखिए, समर्थ, समर्थ को आप कैसे पहचानेंगे, मुझसे हंसा जाता है, यानी कि मैं यह काम करने की पूर्ण भावना रखता हूं क्योंकि मुझसे हंसा जाता है, वो हमारी भावना है। लेकिन मैं असक्षम हूं किस काम को करने में, मुझसे रोया नहीं जाता, तो वो हमारी असमर्थता है। लेकिन दोनों ही किसके उदाहरण है, दोनों ही हमारे भाव के उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही हमारे भाव के पार्ट है। अब किधर के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि वह सकर्मक क्रिया होता है या फिर अकर्मक क्रिया होता है। इसके क्वेश्चन आपको कई बार वाक्य में देखने को मिलते हैं, वाक्य प्रयोग में पूछ लेता है जो कीर्तर है वो आपका सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो आपको याद रखना है दोस्त, वो सकर्मक क्रिया भी है, सकर्मक क्रिया भी है और हमारा अकर्मक क्रिया भी है। ठीक है। कीर्तर कैसा है, कीर्तर कैसा वाच्य है, हमारा सकर्मक क्रिया भी हो और हमारा अकर्मक क्रिया भी है। और कर्म हमेशा सदैव सकर्मक रहेगा, कर्म जो है हमारा वो हमेशा सकर्मक रहेगा और भाव हमेशा अकर्मक रहेगा। ठीक है। अब बहुत से लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी नहीं जानते होंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब भी आपको कहीं अकर्मक और सकर्मक क्रिया का कोई क्वेश्चन हो, तो अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया, मतलब कोई वाक्य दिया हुआ है, उसके द्वारा आपके अगर क्या का जवाब आपको मिल रहा है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। बोलिए, बताते हैं कैसे। जैसे मोहन सेब खाता है, तो मोहन क्या खाता है, सेब खाता है, यानी कि हमारे क्या का जवाब मिल रहा है, मोहन क्या खाता है, सेब खाता है। तो जवाब मिल रहा है तो ये हमारा जो वाक्य होगा वो सकर्मक होगा। लेकिन वह रो रही है, वह रो रही है, तो क्या रो रही है, कोई भी कुछ सेंस नहीं बन रहा है, तो वो हमारा अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है।
जब आपको जवाब मिल जाए क्या का, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो वो हमारा अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, उसमें कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण। बताना है आप सभी को कौन सा विशेषण इसमें प्रयोग होगा। देखिए, विशेषण की बात करें तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार आपके सामने दिए गए हैं। यही 4 प्रकार होते हैं हमारे विशेषण के। अनिश्चित परिमाण है ये, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। आपको बताना है कि वह राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, तो कौन सा इसमें विशेषण यूज हुआ है। देखिए, पहले 4 किलो की बात करते हैं। 4 किलो और परिमाण, यानी कि परिमाण तो है, निश्चित है, क्योंकि उसमें 4 किलो की बात की गई है। अब परिमाण जो है वो आपका या तो नाप में आएगा, माप और तोल। माप और तोल में आपका परिणाम आता है। तो माप तो है नहीं, क्योंकि उसे मापा नहीं जा रहा, यानी कि कोई लिक्विड नहीं है। आटा है, सॉलिड है, तो वो तोल में ही आएगा, क्योंकि 4 किलो वैसे भी क्वांटिटी बताई गई है, तो वो तोल में होगा। 4 किलो बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है, तो परिणामवाचक तो निश्चित है, लेकिन यह निश्चित परिणामवाचक होगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्योंकि 4 किलो भैया फिक्स है कि वो निश्चित है। ठीक है, अगर अनिश्चित परिणामवाचक, अगर मान लीजिए वह कहता राम बाजार से कुछ आटा लाया है, तो वो हमारा अनिश्चित परिणामवाचक होता है, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई है, निश्चितता नहीं है कि वह कितना लाया है। कुछ लाया है, कुछ का क्या मीनिंग हो सकता है? कुछ में बहुत सारा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, या कुछ ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा अनिश्चित वाचक होगा। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण दोस्त वो होता है जब आपको सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा देखने को मिलती है, तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। कैसे? जैसे वह पक्षी, वह पक्षी, वह पक्षी उड़ रहा है, वह पक्षी रहा है। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य है। अब वह हमारा सर्वनाम है, और उसके तुरंत बाद हमें क्या दिया गया है? संज्ञा दी गई है। तो सार्वनामिक क्या होते हैं? जिस वाक्य में हमें सर्वनाम के तुरंत बाद क्या देखने को मिले? संज्ञा देखने को मिले, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। और बाकी जो भी अब बचता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मतलब किसी का जो बगीचा है वो चौकोर है, वह आदमी भूरा है, वह आदमी काला है, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, ये सब जो आते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। क्लियर है? तो विशेषण के हमने चारों जो टाइप थे वो सभी पढ़ लिए हैं, रिवीजन हो चुका है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया होगी? संजय जो है वो बहुत देर से टहल रहा है, तो उसमें आपको क्रिया बतानी है, कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक, या फिर संयुक्त? बताइए सभी। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान मैंने आपको अभी बताई थी। अगर वाक्य को पढ़ के आपको क्या क्या उत्तर मिल रहा है, अगर वाक्य को पढ़ के आपको क्या क्या उत्तर मिल रहा है, तो वो हमारी सकर्मक होती है, और नहीं मिल रहा है तो वो हमारी अकर्मक होगी। तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है। संजय क्या टहल रहा है? हमने क्वेश्चन किया है कि संजय क्या टहल रहा है, तो क्या हमें कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या बगीचा टहल रहा है? नहीं। मतलब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो सीधी बात है भैया, हमारा आंसर क्या होगा? अकर्मक, कि जो वाक्य दिया गया है वो अकर्मक है। अगर हमें जवाब मिलता हमारे क्या का, तो सकर्मक होता। अब प्रेरणार्थक की बात करते हैं। देखिए, सबके जीवन में कोई ना कोई प्रेरणार्थक जरूर होता है। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में स्वामी विवेकानंद प्रेरणात्मक रहे हैं,
किसी के जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, तो किसी के में महात्मा गांधी रहे हैं। सबके अपने अपने कोई प्रेरणा स्रोत जो होता है वो सबके जीवन में होता है। तो उसका उदाहरण देखते हैं। मालिक मालिक जो है मालिक नौकर, मालिक जो है वो अच्छा चल इस एग्जाम्पल को तो आपको मतलब प्रेरणा स्रोत याद रखना है कि जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, वो हमारा प्रेरणा आर्थक होता है। और संयुक्त संयुक्त में क्या होगा, जब कोई एक वाक्य होता है, वाक्य में दो अलग वो हमारे मीनिंग दिए होते हैं, लेकिन उनका जो सेंस जाता है वो एक पूर्णार्थक जो अर्थ प्रकट कर देते हैं वो हमारे संयुक्त होते हैं। यानी कि दोनों सेंटेंस मिलके एक ही अर्थ में बात करें वो हमारा संयुक्त होता है। जैसे गीता स्कूल गीता स्कूल चली गई। गीता जो है वो स्कूल चली गई, ठीक है। तो रीता स्कूल चली गई। अब यहाँ पे देखिए आप दो दो क्रियाओं का यूज किया गया। देखिए चली और गई। अगर मैं इसको आधा रखूं, यानी कि रीता स्कूल चली, तो क्या कोई भाव प्रकट हो, मतलब कोई सेंस आ रहा है क्या, वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन रीता स्कूल चली गई, दो क्रियाएं लगी है, ये चलना वाली क्रिया है और ये गई वाली क्रिया का किया गया है, ठीक है। तो दो क्रियाओं ने मिलकर एक पूरे सेंटेंस का एक ही अर्थ निकाला है, वो हमारी संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। आगे चले, क्लियर है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता बताना है हमें, कौन है? आषाढ़ का एक दिन, जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश बताएंगे सभी की आषाढ़ का एक दिन नामक जो रचना है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है। आषाढ़ का एक दिन यानी कि मोहन राकेश की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। उनकी और प्रसिद्ध रचना के बारे में अगर हम बात करें तो लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान तक, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको जरूर याद रखनी है, आखिरी चट्टान तक और लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान तक। चलिए ठीक है, और आगे बात करेंगे। और जयशंकर प्रसाद की आपको याद रखनी है, प्रसिद्ध रचना रही है आंसू, आंसू रचनाएं रही हैं। अच्छा, मोहन राकेश की आधे अधूरे, मोहन राकेश की ही है आधे अधूरे, भी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। ये रचनाएं आपको जरूर याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन रचनाओं से 100% आपसे पूछेगा। तो ऐसे ही हम बहुत सारी रचनाएं कवर कर लेंगे हर उसमें। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक बताने हैं आपको, कौन है? राग दरबारी नामक उपन्यास किसका है? तो राग दरबारी नामक जो उपन्यास के लेखक है वो श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी जो उपन्यास है उसके लेखक है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहा के कई ने सैक्रोध, दूर हट, दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको रस बताना है, और रस आपका सिलेबस का पार्ट। अच्छा, आपको जो सिलेबस है आप हमारे एग्जाम इंडिया जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया गया है, तो आप एक बार सिलेबस वहां से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिलेबस ऐड कराना भूल गई थी, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन आते ही नोटिफिकेशन भी डल चुका है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ है। तो आप एक बार, अच्छा आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम इंडिया हमारा टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे आपको डेली का करंट अफेयर, डेली का जो भी मतलब रोजाना खबरें अपडेट होती रहती हैं वो आपको डेली मिलता है, और क्लासेस भी आपको रेगुलर वहीं पे मिलती हैं, ठीक है। तो कहा के कोइयो ने सैक्रोध, दूर हट, दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में हमें अपना रस बताना है कि इसमें कौन सा रस प्रयोग किया गया है। तो वात्सल्य रस, विभत्स रस या फिर हास्य रस और रौद्र रस। तो ठीक है,
सैक्रोध से बताया गया है। तो सैक्रोध यानी कि गुस्से की भावना जब भी आपको लगे कि आ रही है तो हमारा रौद्र रस होगा, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, क्रोध। स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। जब भी आपको किसी से गुस्से की बात, क्रोध की भावना उत्पन्न हो, तो आपको हमेशा याद रखना है रौद्र रस, और उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। क्लियर है। हास्य रस की बात करें तो उसका जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, ठीक है। और विभक्त, विभक्त स्वर का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है, और इससे ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिस चीज को देख के आपको घृणा की भावना उत्पन्न हो, जिस चीज को देख के आपको घृणा की भावना उत्पन्न हो, ठीक है। तो वो हमारा, और इसका जो स्थायी भाव होता है वो हमारा जुगुप्सा होता है। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल होता है, ठीक है। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होगा वो वात्सल होगा। जैसे जो यशोदा जी वो कृष्ण जी को झूला झुला रही हैं, तो वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो रही है, और इसका भाव जो है वो वात्सल होता है, ठीक है। बाकी इसका जो ऑप्शन था वो डी था, बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है। और तो पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। रघुकुल दी सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाए, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है। अब आपसे एक प्रश्न आपके छंद से जरूर पूछा जाता है कि छंद, छंद बताना है आपको इसमें, ठीक है। छंद आपको बताना है, उसमें प्रत्येक उसमें वो होते हैं। अब आपको इसमें मात्राएं गिननी होती है, और मात्रा गिन के आप सॉरी, मात्राएं गिनते ही आप बता देते हैं कि इसमें कौन सा छंद प्रयोग होता है। तो जब आपको लगे छोटी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा के लिए हम दो मात्राएं गिनते हैं, और जो छोटी होती है उसके लिए हम एक गिनते हैं। छोटी को लघु मात्रा बोलते हैं और बड़ी को दीर्घ मात्रा बोलते हैं, ठीक है। अब इन मात्राओं को कैसे गिनना होता है, जो छोटी मात्रा होती है उनके लिए एक का यूज करेंगे, और जो बड़ी मात्रा होती है उनके लिए हम दो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, देखिए आपकी मात्राएं बतानी है तो मात्राएं काउंट करते हैं। इसमें हमारी 4 मात्राएं दी गई हैं, और फिर आगे बात करें तो हमारी मात्राएं हैं इसमें तो, और चली की बात करें तो एक है, और आई तो कितनी हो गई, 4 6 7 8 9 10 11। तो हमें इसमें मात्राएं गिननी होती है, मात्राएं गिनते ही हम बता देते हैं। दीर्घ के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे, और लघु के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारी 16 मात्राएं दी गई हैं, इसमें आपकी 16 मात्राएं हैं, और इसमें भी आपकी 16 मात्राएं हैं। और जिसमें जब दोनों चरणों में हमारी 16 मात्राएं दी गई हो तो वो हमारा चौपाई छंद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। उल्लाला की बात करें तो 15 प्रथम चरण में आपको 15 मात्राएं देखने को मिलती हैं, और दूसरे चरण में आपको 13 मात्राएं देखने के मिलती हैं। सोखा और ये सोरठा है, सॉरी सोरठा, सोरठा और दोहम। सोरठा को आप ऐसे याद रखिए, एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि सोरठा की बात है। एक भाई बोलता है अपनी बहन से कि ले मैं तुझे 11 रुपए दे रहा हूँ और तू प्रसाद लेके आ जा। तो बहन क्या बोलती है कि नहीं भाई आप मुझे 13 रुपए दो, क्योंकि मुझे 2 रुपए की चीज खानी है, ठीक है। यानी कि 11 और 13 का कॉम्बिनेशन, आपको पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं मिलती हैं, ठीक है। उसी का उल्टा देखते हैं, तो बहन फिर से बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो आपसे 13 ही रुपए लेके जाऊंगी, लेकिन भाई बोलता है नहीं मैं तुझे 11 ही दूंगा। तो इन दोनों का सोठा और दोहा अपने के उल्टे होते हैं। सोठे में प्रथम जो चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगी, और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होंगी। लेकिन जो दोहा है उसमें प्रथम चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे में 11 मात्राएं होंगी। एग्जामिनर पूछ लेता है, पूछा गया है कि जैसे आप चौपाई में ही पूछ लेगा कि आपके प्रथम चरण में, अच्छा ये चरण क्या होते हैं, जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है जहाँ पे पूरा वाक्य वो खत्म हो जाता है वो हमारा प्रथम चरण होता है, और फिर जो बचता है वो हमारा द्वितीय चरण होता है, ठीक है। तो चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बता देंगे कि 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। मात्राओं को गिनते कैसे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है, दीर्घ है, यन है, गुण है, या फिर वृद्धि संधि है।
तो अत्याचार में बिल्कुल हमारी यन संधि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कैसे? देखिए, जब आपको ये, वे और रे, ठीक है, इनके स्टार्टिंग में आपको आधा आधा अक्षर मिले ना, तो भाई को हमारा क्या होगा? हमारा यन संधि होगा। आपको ये तीन शब्द ये रे वे याद रखने हैं, और इनके आगे अगर आपको कभी भी आधा अक्षर देखने को मिला है, वो हमारा यन संधि होता है। और वे हमारा बदलेगा ऊ में, वे बदलेगा हमारा री में, और ये का मेरे को थोड़ा याद नहीं है, ठीक है। तो वे ऊ में, रे और ई में, ठीक है। कुछ संधियां देखते हैं, जैसे इत्यादि, इत्यादि है, आप संधि विच्छेद बताइएगा। के बाद अत्यंत है, अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिए। और आदेश का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो टी, टी प्लस आदि, टी प्लस आदि। देखिए, आपका आधा तय, यानी कि आधा अक्षर आपको दिया गया है, और ये, अच्छा हाँ, ये जो है वो ई में परिवर्तित हो, ये हमारा ई में परिवर्तित हो जाता है। तो इति प्लस आदि, यानी कि हमारी यन संधि हुआ। अत्यंत की बात करें तो अति, अति प्लस अंत, अत्यंत। और पित्र आदेश, अच्छा अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो अभी बताया कि अगर हमें मतलब ठीक है वो दिया हुआ है लेकिन उसमें आधा अक्षर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो आधा अक्षर नहीं है। तो देखिए, आप इस शब्द को देखिए, ये जो हमारा त्रय है ना, त्रय का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो त्रय का संधि विच्छेद ये होता है, यानी कि तय और रय, इसका संधि विच्छेद होता है। अब इसका संधि विच्छेद हो रहा है तो ये आधा तय है, ये कैसा है? हमारा आधा तय है। और रय का हमने क्या बताया कि हमें री लिखना होता है, रय का हमने री लिखना होता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें हमने यन संधि को जाना कि यन संधि हमारा क्या होता है, ठीक है। अत्याचार था, यन संधि था। और इसके ये नियम याद रखिएगा कि जब आधा अक्षर और इसके उसके साथ आपको ये तीन शब्द देखने को मिले तो वो हमारा यन संधि होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है। त्रय का जो संधि विच्छेद होता है वो तय और रय होता है, यानी कि ये आधा तय होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जा गया है? तो प्राचंड, पेशाची, मागधी, अर्ध मागधी, बताएंगे सभी किस अपभ्रंश का जो विकास है वो किस बोली से मापा गया है। तो प्राचंड जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेशाची भाषा जो है वो पंजाबी है, पंजाबी से इसका विकास हुआ है। मगधी की बात करें तो भोजपुरी, याद रखने भोजपुरी, क्या भोजपुरी और मगधी भी इसमें ही है, क्या। और अर्ध मागधी की बात करें तो अवधि, जो हमारी रामचरितमानस की जो रचना थी, सॉरी तुलसीदास की जो रचना थी रामचरितमानस, वो अवधि भाषा में ही लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें आएगा आपके छत्तीसगढ़ी, छत्तीस छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है वो भी आपकी अर्धमागधी ही है, ठीक है। तो उत्तर हमारा ए था, ब्राचंड, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि हमने बतानी है कि कौन सी है। गे, घ है, डेड है, पे, क है, या फिर द है। देखिए, आज ना आपका अघोष ध्वनि का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल यही क्लियर होगा। देखिए कैसे, आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमारे तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। कौन से है? अलजम वाला से, सपेरा वाला से, और हमारा षटकोण वाला से। एघोष की कुल संख्या की बात करें ना तो वो एघोष जो होते हैं वो टोटल हमारे 13 होते हैं। तो तीन ये हो गए से, कौन कौन से हैं वो आपने देख लिया। अब दूसरे में आपको क्या याद रखना है? कै और खे, कै और खे, अच्छा अच्छा, बाद कै, कै, पै और, ठीक है। ये जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे
अघोष होते हैं। कितने हो गए? दो और रह गए। 6 6 हो गया। और कौन से शब्द रह गए? और तय। अच्छा हाँ, यहाँ पे तय, आपका तय है, पे। तो ये हमारे टोटल 13 शब्द होते हैं जो हमारे अघोष अघोष ध्वनि होते हैं। कै, खे, चे, छे, टे, टे और ठे, ते, थे, पे और पे। और बाकी जो 3 शब्द ये हैं। तो इसमें से अब आपको बताना है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा कि अघोष ध्वनि जो है वो हमारी पे और क्या है, पे और क्या। क्लियर है? अघोष के ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन फंसेगा अगर अघोष से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि जो नीलकंठ है वो हमारा कौन सा शब्द है। देखिए, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। नीलकंठ का बताना है आपको। नीलकंठ कौन सा शब्द है? ठीक है, तो देखिए, रूढ़ शब्द की बात करें अगर हम, तो रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका ना तो हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, ना उनका समास विग्रह किया जा सकता है, और ना ही उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का लगा के हम शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जल, क्या आप इसका जल संधि विच्छेद कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं। क्या आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ना ही इसमें कोई उपसर्ग लग सकता है और ना ही प्रत्यय लग सकता है। तो वो हमारे ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? तो यौगिक वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ दे, दो शब्दों को जोड़ दे। जैसे कर्जदार, तो कर्जदार में कर्ज और दार दोनों ने मिलकर एक मीनिंग बनाया है, अर्थात कर्जदार। ठीक है, तो यौगिक वो होते हैं। अब हमारे योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ ही प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। योग रूढ़ जो होते हैं हमारा बहुगिरी, बहुगिरी, बहुगिरी जो समास है, समास जो होता है वो हमारा योग रूढ़ शब्द होते हैं। और जो नीलकंठ शब्द है वो हमारा बहुगिरी समास है, अर्थात योग रूढ़ शब्द है। और बात करें जैसे चक्र प्राणी हो गया, चक्र प्राणी और लंबोदर, तो ये सभी हमारे बहुगिरी समास होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो हमारे बहुगिरी समास होते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में भी कारक बताना है कि कौन सा है। कर्ता है, अधिकरण है, कर्ता है, अधिकरण है, या फिर करण है। बताएंगे सभी कौन सा है। देखिए, कर्ता की बात कर रहा है तो कर्ता के लिए जो कारक होता है, कारक, कारक को, हाँ, कारक आपसे पूछा गया है कि इनमें कारक हमें बताना है कौन सा होता है। अगर कारक की बात करूं तो कारक को एक शब्द अन्य नाम से भी जानते हैं, परसर्ग। परसर्ग जो है इसके कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, कर्ता की बात करें तो ने, करण से, या फिर से द्वारा। करण जो होता है वो से या फिर के द्वारा होता है। ठीक है, और अधिकरण में, और कर्म जो होता है वो को के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो अशोक ने पत्र पढ़ा, कर्ता होगा क्योंकि ने का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ये भी देख लीजिएगा। अधिकरण जो होता है उसमें सेंटेंस में मैं या पर दिया होगा। कर्म जो होगा वो को प्रदर्शित करता है, और करण जो होगा से द्वारा। जैसे चाकू से सेब काटा गया, चाकू से सेब काटा गया, चाकू के द्वारा सेब काटा गया, तो करण हो गया। ऐसे आपको रिलेट करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताना है आपको कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। डिबिया है, दात्री है, खटमल है, या फिर जीव है। ठीक है, दिव्या तो खुद ही शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, दात्री भी स्त्रीलिंग है,
धात्री का वो जो होगा वो पता होगा। जीव हमारा पुल्लिंग नहीं हो सकता, जो खटमल है, खटमल हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन बताना है कि क्या होगा। कविता इसका बहुवचन होगी, कविता का बहुवचन हमें बताना है तो कविताएं होंगी। तो ये वाला कवि गलत लिखा गया है, इसलिए कविताइयां भी नहीं होगा, कविताएं भी नहीं होगा, ये जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जीवेशना का सही संधि विच्छेद कीजिए, बताइए जीवेशना का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। जीव प्लस एवशना, एवशना या फिर एशना, जीव प्लस शेषना या फिर जीव प्लस एशना। देखिए ये हमारा संधि इसमें कौन सी प्रयुक्त की गई है, तो वृद्धि संधि इसमें प्रयुक्त की गई है। जब भी आपको दो मात्राएं, मोस्टली बोलते हैं कि जब भी आपको दो मात्राएं, देखिए यहाँ पे मात्राएं आपको दो देखने को मिल रही है तो वो हमारा वृद्धि संधि होता है। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो जीव प्लस एशना होगा, जीव प्लस एशना अर्थात जीवेशना। एशना का जो मीनिंग होता है वो इच्छा है, एशना का जो मीनिंग होता है वो इच्छा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर में प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा कि मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, मैं आदर पूर्ण शब्द गलत दिया गया है, सादर शुरुआत में नहीं होगा, पहले ये होगा मैं नमस्कार आदर सहित कर, गलत हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। विषाद, भ्रर, हर्ष, खुशी या फिर नीरव। देखिए हर्ष जो शब्द है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है सुखी, हर्ष का जो मीनिंग होता है वो सुखी। और इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आमोद, आमोद इसका पर्यायवाची है, और प्रमोद, आमोद, और बाद में देखेंगे। तो एक नीरव शब्द आपको देखिए दिया गया है, नीरव शब्द का जो मीनिंग होता है वो शब्द रहित होता है, नीरव अर्थात शब्द रहित। शब्द रहित कैसे होगा, रहित बताते हैं आपको कैसे होगा। जैसे मतलब मैंने आपको संकेत करके बिना बोले कुछ बात बताई है, तो वो होता है हमारा शब्द रहित अर्थात नीरव। लेकिन हमें हर्ष का विलोम बताना था, तो हर्ष का जो विलोम होगा वो विषाद होगा। विषाद का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो दुख, तो से पर्यायवाची होते हैं, तो हमारे हर्ष का विलोम क्या हुआ, विषाद। ठीक है, आगे चलते हैं। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा, जो समाचार भेजता हो एक शब्द क्या होगा, संवाददाता, सूचक, प्रेषक या फिर दूत। बिल्कुल, जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता बोलते हैं, जो समाचार पत्र भेजता है। सूचक, सूचक भी भेजने का काम करता है। प्रेषक जो होता है वो पत्र भेजने का काम करता है। और दूत, दूत जो होता है वो कोई भी आज्ञा जो उसे मतलब बताई जाती है वो दूसरे तक पहुंचाने तक का काम करता है। दूत जो होते थे वो पहले होते थे, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी उत्तर ए है आपका। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, देशज जो शब्द है वो आपको बताना है, खिड़की, मित्र, कालीन या फिर रेल। देशज और विदेशज भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। विदेशज जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारा मतलब ये विदेश, विदेश से शब्द लिए जाते हैं वो विदेशज कहलाते हैं, और जो हमारे अपने भारत में निर्मित हुए वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी है, लाठी कैसा शब्द है, वो हमारा देश शब्द है क्योंकि वो अपने देश भारत में बना है। स्कूल है, स्कूल विदेशज है क्योंकि वो बाहर से निरूपित है। लेकिन विद्यालय है, विद्यालय देशज शब्द है। इसमें जो आपका देशज शब्द है वो खिड़की है, ऑप्शन ए है। और मित्र आपका तत्सम शब्द है, और मित्र का जो तद्भव बनता है वो मीत बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा है। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द में निर्वाण, दशा, गति,
और चाल बताएंगे सभी कौन सा है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ए तो निर्वाण जो है वो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, और एक परम परमंद भी इसका पर्यायवाची है। परमंद और केवल्य, केवल्य इसके पर्यायवाची है। तो अन्य पर्यायवाची मोक्ष के याद रखिएगा, निर्वाण इसका पर्यायवाची है, परमंद और केवल्य भी इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, एक तो दोष था, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत कहावत होगी, यानी कि एक तरीके से मुहावरा ही है। तो बताना है अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आलसी क्या। एक तो करेला, दूजा नीम चना, छोटा मुंह और बड़ी बात। देखिए, अधजल गगरी छलका जाए यानी कि ज्ञान कम, ज्ञान कम लेकिन दिखावा ज्यादा। ज्ञान तो कम है उसको, लेकिन वो दिखावा ज्यादा करता है। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, एक तो करेला, दूजा नीम चना ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब एक तो वो पहले से कड़वा ही है ही, बस उसके उसे नीम और ला के दे दिया है उसे और कड़वा बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तो दोष था ही, ऊपर से दूसरा दोष भी लग जाना। ठीक है, और छोटा मुंह बड़ी बात, विपरीत परिस्थिति के विपरीत देख लीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, विपत्ति के विपरीत बात करना, विपत्ति के विपरीत बात करना। ठीक है, तो छोटा मुंह बड़ी बात। आगे चलते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग थी, उसके प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन थे। देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक तो होंगे नहीं, मुंशी आयकर भी नहीं थे, गागा साहेब कालेकर भी नहीं थे। तो 55 में इसका देखिए जो आयोग बना था वो 1955 में इसका गठन किया गया था, और जो उसके अध्यक्ष बने थे वो हमारे बाल गंगाधर खेर बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं, हेतु की शुद्ध रूप बताना है। सॉरी, क्या होगा, अहित की हेतु की, वेतु की या फिर अभितु की। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि अहेतु अहेतु यानी कि बिना कारण, अहेतु तभी बिना कारण होता है, बिना कारण। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो अहेतु की होगा। ठीक है, उसके बाद आप कुछ शब्द लिखिए, इनकी शुद्ध वर्तनी है और पूछा जाता है आपको कई बार एग्जाम में, सिर्फ कहता है उज्जवल की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी का रूप आपको ये देखने को मिलेगा, और परीक्षा को ऐसे लिखा जाता है, एक है अतिशयोक्ति, तो ये कुछ मीनिंग है। और क्या रखेंगे यार, अभी के लिए इतना याद रखिएगा, और ऐसे ही हम 4 से 5 रोज अपने प्रैक्टिस सेट में वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है वो बताना है। आजन्म, आगमन, आकर्षक या फिर आदन्य। तो आदन्य जो शब्द है उसमें आ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी देखिए, कर्षक में भी आपका आ जोड़ा गया है, गमन में आ जुड़ा है, और जन्म में भी आ जुड़ा है, लेकिन आदन्य एक शब्द है। अच्छा, ये उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, शब्द है, मतलब ऐसे ही 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है। ठीक है, और जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसे कहेंगे सहमति, व्युपत्रमति या फिर प्रत्युपत्रमति या फिर सम्मति। सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप प्रत्युपत्रमति उसको बोलते हैं जो शीघ्र ही किसी बात का युक्ति या बात को सोच ले। और ये कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि का यूज किया गया बताएंगे सभी। देखिए, आपको यह दिया हुआ है, उसके बाद शुरू में आपको पहला अक्षर क्या दिया है, आधा दिया गया है, तो कौन सी संधि हुई, यन संधि। कौन सी संधि का यूज किया गया है, हमारी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं,
इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण कवि भक्त बताना है आपको कौन सा नहीं है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। कौन से कवि है जो कृष्णदास भक्त नहीं है? तो बिल्कुल तुलसीदास नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे और उन्होंने क्या लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी। सूरदास की कुछ रचनाएं आप याद रखिएगा। सूर सागर, होती ये, यही 3 रचनाएं हैं उनकी। और यही एग्जामिनर आपसे, अगर एग्जामिनर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो इनकी रचनाएं सिर्फ केवल यही थी, सूर सागर, शरावली। उनकी बहुत ही परिचित रचनाएं आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। अच्छा, आपको वाक्य के अनुसार साधु का वचन निर्धारित करना है। आपसे वैसे नहीं पूछा गया है कि सॉरी साधु किस प्रकार का वचन है, आपको वाक्य के अनुसार बताना है कि साधु किस प्रकार का वचन है। तो साधु आ रहे हैं, साधु का वचन बहुवचन होगा, क्योंकि साधु बहुत सारे आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो तीनों का तो देखिए कोई सेंस ही नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा कि अपना काम स्वयं करो। ठीक है, आगे चलते हैं। आकृति, आकृति शब्द का असंभित अर्थक क्या होगा? तो बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप। अच्छा, आकृति की बात अगर हो रही है तो बहुत से लोग चित्र टिक करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आकृति का जो संवितरात्मक होता है वो बनावट है। क्या है? बनावट। ठीक है, दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक है, आपको बताना है। हर्ष बोधक है, संबोधन बोधक है, आशीर्वाद बोधक है या फिर असंबंध बोधक है। देखिए, अवयव की बात हम किसी फिर करेंगे, अभी अभी इन्हीं से खेलते हैं। तो दीर्घायु, सीधी सी बात है, आप किसी, अच्छा दीर्घायु के लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब किसी का भी बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं ना कि आप जियो हजारों साल, आप जियो 5000 साल। भाई तू खुद तो 50-60 की एज में निकल रहा है, उसे तू इतना लंबा दुख देखने के आशीर्वाद दे रहा है, तो ये कैसा आशीर्वाद हो? तो उसे शराब दे रहा है, तो ये गलत है। खैर, बाकी दीर्घायु के अकॉर्डिंग हमारा आशीर्वाद बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है वैसे ये। तो हिंदी दूसरा देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत, श्यामधेनी, हल्दी घाटी या फिर प्रिय प्रवास। बताइए सभी कि कौन सा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो प्रिय प्रवास जो है वो बिल्कुल हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है हमारे हरे कृष्ण द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और उनकी एक और रचना आप याद रखिएगा, अधखिला फूल। अधखिला फूल इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। अधखिला फूल एक रचना है। ठीक है, साकेत, साकेत किसकी रचना है? मेथेली चरण गुप्त, मेथेली चरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और उनकी एक और अन्य रचना बताइए, भारत भारती। भारत भारती भी एक रचना है, आप याद रखिए। ठीक है, और श्याम धानी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह। और अन्य रचना का नाम बताइए। एक है रशीम रथी, और एक बहुत ही प्रसिद्ध जो आपने जानते होंगे, साकेत। और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी रामधारी सिंह दिनकर जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो साकेत ही थी, जिसपे 1972 में उन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की ये रचना है, श्याम नारायण पांडे। तो सारी जो रचनाएं हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी ही पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए, आपको बताना है विधा कौन सी है, कविता है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा इसके लेखक हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी दे देता है कि विधा पूछ लेता है कि कौन सी विधा की रचना है, तो भी आपको दे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा की बात करें तो आपको 4 वर्ड हमेशा रट लेने हैं। कौन से? मानो, मन हूं, मानो, जानो। 4 वर्ड आपको रट लेने हैं। जब कभी भी आपको मानो, मन हूं, जानो, जन हूं देखने को मिले तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाए, वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाए। जैसे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो बहुत अच्छा उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ही इसका उत्तर है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। जहां उपमेय और उपमान जो होता है, उपमेय और उपमान और उपमान को एक कर दिया जाता है, वो हमारा रूपक अलंकार होता है। और उपमा जो होता है, जहाँ उपमेय, अच्छा उपमान जो होता है जिसकी तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान को अलग कर दिया जाता है वो हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा हृदय, सागर सा बड़ा हृदय था। तो सागर सा बड़ा हृदय, हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। हृदय एक अलग चीज है और सागर एक अलग चीज है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो वही हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण था। बाकी रूपक का चरण कमल बंदो, चरणों को और कमलों को एक कर दिया गया है जिसमें। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता बतानी है हमें, कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1955। तो राजभाषा जो संवैधानिक रूप बना वो 14 सितंबर 1949 में बना। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारी हिंदी भाषा है उसे राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिल चुकी थी। अच्छा, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस तो दोस्त आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राजभाषा को संवैधानिक रूप मिला था। लेकिन 10 जनवरी को फिर हम विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन जो था आपको हिंदी, विश्व हिंदी शिखर का पहला सम्मेलन हुआ था, मतलब पहला आयोजन किया गया था। और अभी तक जो पहला सम्मेलन था वो नागपुर में हुआ था। विश्व सम्मेलन में जो पहला सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। अभी तक 12 टोटल हो चुके हैं सम्मेलन विश्व हिंदी को लेके। लास्ट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। कहाँ पे? आपके देवास, लास्ट आपका देवास एमपी में हुआ था। देवास अर्थात एमपी में हुआ था। ठीक है, और इसका जो भाग है, इसके बारे में भाग 17 में बात की गई है। भाग जो है वो 17 है। आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल जो है आपका 343 से 351 है। याद रखना है आप सभी को ये। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल है वो 343 से 351 है। और इसी आर्टिकल में आपको बताया गया है कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसे असंवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी में इसकी जो लिपि है, लिपि भी निर्धारित
लिपि का भी वर्णन किया गया है, तो हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। हिंदी की लिपि होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। हाँ बस यही सब आपको इसमें। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे आपसे कई बार पूछ लेगा कि हिंदी क्या है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा है, क्या है? तो आपको याद रखना है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी राजभाषा है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर बताना है आपको कि कौन सा है जो पश्च है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब हम जो हमारे व्यंजन होते हैं, सॉरी स्वर होते हैं, तो हम जब अपनी जीभ से ही हम स्वर को बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो स्वर बोले जाते हैं वो जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए अग्र, अग्र जो वो होंगे हमारी छोटा ई, बड़ा ई, और ये हमारे अग्र होते हैं, यानी कि अग्र स्वर होते हैं जो आगे हमारी आगे वाली। अब बोलने की कोशिश कीजिए ई, तो ई हमारी आगे जीभ से बोला जा रहा है, तो ये हमारे अग्र होंगे। उसके बाद एक मध्य होता है, मध्य में इसको उदासीन स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। और उदासीन स्वर केवल एक ही होता है ए, उदासीन स्वर केवल एक होता है ए, ठीक है। और जो लास्ट बचता है वो हमारा पश्चिम होता है, और बाकी जो हमारे व्यंजन बचते हैं वो हमारे पश्चिम में ही आते हैं, जैसे आ हो गया, उ, और ई, ओ, औ। ये हमारे क्या होंगे? आपके पश्चिम वो होंगे। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अग्र में हमारे ये शब्द होंगे, और मध्य में उदासीन स्वर केवल एक ही होता है ए, और पश्चिम में ये सब शब्द होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर होगा वो ए होगा, ठीक है। ओके, तो ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घायु को किस प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय है? अच्छा, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है। ऐसे दीर्घायु है, आपको विस्मयादि बोधक बताना है कि कौन सा अवयव है। अवयव के बारे में हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में जानेंगे कि अवयव क्या होते हैं। इसमें दीर्घायु की बात की गई है, तो आशीर्वाद बोधक होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, ये है अब आपका गृह। तो क्वेश्चन केवल आपके इतने ही थे, 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये आपका गृह कार्य है। गृह कार्य क्या है? आपको चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या होता है, ठीक है। और ये गृह कार्य आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा, क्योंकि हमें हिंदी में ना भैया अपने 38 में से 38 का जो हमने वादा किया है, हम दोनों मतलब आपने और हमने मिल के वो पूरा करना है। तो एक्स्ट्रा इफर्ट तो आपको भी लगाना कीजिए पड़ेगा। आपको चंद्रमा का पर्यायवाची गूगल कीजिए, किसी बुक से देखिए, कुछ भी करिए, और कमेंट बॉक्स में आपको ये उत्तर छोड़ना है कि आपको चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। इसके जरिए क्या होगा ना दोस्त, आपको एक आदत पड़ेगी कि आप चीजों को खुद ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत से चंद्रमा के पर्यायवाची पहले से जानते होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो सर्च करेंगे, बुक से देखेंगे या फिर किसी से पूछेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जानने की इच्छा करेंगे। और ये जो जानने की इच्छा होती है ना, जब ये अंदर से आने लगे ना, तो बहुत हेल्प होती है। तो ये जो आपका गृह कार्य क्वेश्चन रहेगा वो आपको डेली मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, और इसके द्वारा आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हिंदी में देखिए, यूपी पुलिस वाले जो भी है ना दोस्त, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदी को हमने आज आपने क्लास किया है, आपको पता चल गया होगा कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे। इसके बाद भी अगर आपका हिंदी को लेकर कोई डाउट रह जाता है, आपको सिलेबस पढ़ना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम इंडिया। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मैं क्लास में दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप बताइएगा आप सभी को क्लास कैसे लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और जो बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।